बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, डेप्रिसिएशन। बेटा ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ा था। तो हम लोगों ने प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि रिसीवेबल्स को ओवरस्टेट नहीं करना। तो उसके लिए हम लोगों ने बैड एंड डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। सेम वही प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन नॉन करंट एसिड्स के ऊपर। इससे पहले जो बैड एंड डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट था वो करंट एसिड्स में रिसीवेबल्स के ऊपर अप्लाई होता था। और हर कंपनी के पास, हर बिजनेस के पास उसके कुछ ना कुछ नॉन करंट एसिड्स भी मौजूद होते हैं। उन नॉन करंट एसिड्स में हमारे पास हमारी लैंड शामिल है, बिल्डिंग शामिल है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, ऐसी बहुत सी चीजें शामिल हैं। तो हम लोगों ने उसे ये बताना है कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे नॉन करंट एसेट्स कितने के हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात दूं, मेरे पास ये एक मेरा मोबाइल फोन, आप लोगों के पास भी होंगे। एट द स्टार्ट सपोज हमने इसको लिया 50,000 रुपए का, स्टार्ट ऑफ द ईयर 50,000 रुपए का एक मोबाइल लिया। आपके पास जो है 50,000 रुपए का सपोज मोबाइल है। 2 साल गुजर गए उसको यूज करते हुए। क्या आज आप कहोगे कि मेरे पास 50,000 रुपए का मोबाइल है? हालांकि आपने तो 50 का लिया था। अच्छा, कितने का होगा वो मोबाइल? मैक्सिमम 20,000 रुपए का, 30,000 रुपए कर लो। ऐसा ही है ना? बस यही फर्क है। इसके लिए हम लोगों ने नॉन करंट एसिड्स के ऊपर डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। कि हमने ये देखना है कि एट दैट डेट, जब हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, उस दिन उस एसिड की क्या वैल्यू है। हमने ये नहीं देखना कि हमने इसको कितने में खरीदा था। मतलब मैं ये नहीं कह सकता तो भाई आज भी ये मोबाइल 50,000 रुपए का है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज ये वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे नॉन करंट एसेट्स अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर रहे होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस मौजूद हैं, जैसा कि लैंड। अगर आज आज अगर आप लोग एक पीस ऑफ लैंड लेते हैं, एक प्लॉट परचेज करते हैं, और वो प्लॉट मिलता है आपको 50 लाख रुपए का, साल के बाद वो 50 लाख का नहीं होगा, और वो अपने आप को कम भी नहीं करेगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज होगी। तो लैंड को डेप्रिशिएट नहीं किया जाता, क्योंकि उस समय हमेशा एप्रिसिएशन होती है। लेकिन लैंड के ऊपर बनने वाली बिल्डिंग, उसकी अप्रिसिएशन नहीं होती। वो डे बाय डे अपनी वर्थ डिक्रीज कर देती है। आप देखें कि आपके दादा परदादा के जमाने का बना हुआ घर, आज आप उसको चेंज करने का सोच रहे होंगे। प्लाट नहीं, लेकिन जमीन के ऊपर जो घर बनाया गया था, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई उस घर को आप चेंज हो जाना चाहिए, एक नया नक्शा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वाली बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो चुकी है, अब वो रहने के काबिल नहीं है। इसी तरह से आप लोग देखिए, एक व्हीकल है आपके पास, गाड़ी मौजूद है, आप परचेज करोगे ना 50 लाख रुपए की। अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा चेंज ना हो तो, मतलब आप लोगों ने पाकिस्तान के हालात को नहीं देखने, आपने देखना है जैसे आप अकाउंटिंग पाकिस्तान के अलावा कहीं और कर रहे हैं जिनकी इकोनॉमी स्टेबल है। अगर वहां की बात करें तो 50 लाख वाली गाड़ी जैसे ही साल गुजरते जाएंगे अपनी वैल्यू को कम करती जाएगी, और जितनी ज्यादा पुरानी गाड़ी होगी उतनी सस्ती मिल जाएगी आपको। कैसा है ना इन रियलिटी। तो एसिड्स अपनी वैल्यू को कम करता है ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। ऑल राइट। तो आपने वो जो वैल्यू कम करता है ना हर साल, उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। उस चीज को कहते हैं डेप्रिसिएशन। और इसकी कैलकुलेशन इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने सीखनी है कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को चार्ज किस तरह से जाके करना है, कौन से एसिड पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, इसकी कैलकुलेशंस के मेथड्स कौन कौन से होंगे। आई होप कि आपको वर्ड डेप्रिसिएशन की समझ आ गई है। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसिड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन।
ऑल राइट। अच्छा अब देखें इस चैप्टर का अगर हम लोग स्टार्ट करें तो बिल्कुल स्टार्ट में ही ना आपको इससे बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल नोट्स मिल रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसको जरा रीड करें, समझ आए ना आए अलग बात है, लेकिन आप इनको जरा रीड करें क्या लिखा हुआ है। तो बेटा थ्योरेट बेसिकली ये थ्योरी पढ़ाने का मकसद ये था कि ये चैप्टर थ्योरेटिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकली तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अपने भी एमसीक्यूज आएंगे और साथ में जो आप लोगों का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है इसके बगैर इनकम्प्लीट है और इसकी अच्छी खासी एडजस्टमेंट्स आती है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता ना तो सिर्फ पता है क्या फर्क पड़ना है, ना तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट कंप्लीट होनी है और ना ही बैलेंस शीट बननी। बस बस इतना सा फर्क है। क्या आपके दोनों स्टेटमेंट आपसे नहीं बनने वाली, और अगर वो दोनों स्टेटमेंट्स नहीं बनने वाली, अकाउंटिंग नहीं पास होने वाली, फिर चाहे एमसीक्यूज में से 80 नंबर हो। हाँ, और ये आजमा के देख लो। आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को छोड़ के आ जाना, ठीक है, एमसीक्यूज 40 सॉल्व करके आ जाना, कोई बात नहीं, 2 माह बाद फिर पेपर दे देंगे। अच्छा हमें भी पता चल जाएगा पास करता है या नहीं करता। ओके, तो ऐसा है, तो छोड़ के आ जाना बेटा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये पढ़ने की, क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यूज तो तुक्के से भी लग जाएंगे। ओके, लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुक्के से नहीं बनेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत 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 बड़े लोगों से भी नहीं बनती। तो ये देख लो, फिर हम लोग बनाएंगे, हम कोई बहुत 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 बड़े लोग नहीं हैं। मैंने कहा उनसे नहीं बनती, हमसे बन जाती है। नहीं, वो उधर है तो हम उधर हैं। अच्छा सुने, बस बेटा थोड़ी सी नीचे आ था। नॉन करंट एसेट्स, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो नॉन करंट एसेट के ऊपर करनी है। नॉन करंट एसेट्स हमारी बैलेंस शीट का पार्ट हुआ करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन करंट एसेट्स हैं कौन कौन से। तो नॉन करंट एसेट्स की यहाँ पर आपको टाइप्स बताई गई हैं कि आपके पास टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं एंड इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए नॉन करंट एसेट्स क्या हैं। कंपनी के ऐसे रिसोर्सेज, किसी भी बिजनेस एंटिटी के ऐसे रिसोर्सेज जो उसको 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट्स दें, वो उसके नॉन करंट एसेट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कहते हैं एसेट्स दैट हैव अ लॉन्ग यूजफुल लाइफ, और यहाँ लॉन्ग से मुराद है मोर देन अ ईयर, अगर उसकी लाइफ मौजूद है, एंड आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द एंटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। नॉन करंट एसेट में बी इंटेंजिबल्स, और क्या आपको फर्स्ट लाइन की समझ आ गई। अच्छा बेटा, टेंजिबल से मुराद होता है ऐसे एसेट जिनको टच किया जा सके, टेंजिबल, और टच ना कर सको तो इनटेंजिबल। मतलब कि अगर हम बात करें फर्नीचर, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको टच कर सकते हैं, ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स है। इसी तरह व्हीकल्स, गाड़ी, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स, जो भी चीज है ये आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। और आपने हमेशा जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की चार्ज करनी है। इंटेंजिबल्स का आपको पता जरूर होना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल से मुराद आपके ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप टच ना कर सकें, मतलब आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, आपके कॉलेज का जो ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है, ये इंटेंजिबल एसेट है। सॉफ्टवेयर, किसी भी कोई भी ब्रांड नेम, गुडविल, कुछ ट्रेडमार्क, ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसा कि KFC, मैकडोनल्ड्स। अगर मेडिसिन की फील्ड की बात करें तो हमारे पास सर्वेड आ जाएगा, और बहुत सी इस तरह की कंपनीज वगैरह। इनके जो ब्रांड नेम होते हैं ना, ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनके इंटेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट नहीं होते, ये अमोर्टाइज्ड होते हैं।
और वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। सिर्फ आपको इंटेंजिबल्स का पता हो कि ऐसे एसिड दैट डू नॉट हैव अ such as patent rights, license, software, मतलब आपके ब्रांड के नेम हो गए, आपकी गुडविल हो गई, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। और टेंजिबल नॉन करंट एसिड्स आर एसिड्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस such as land and building, plant and machinery, office equipment, furniture, fixture, motor vehicles. These are often referred to as, और इनको हम लोग टेंजिबल नॉन करंट एसिड्स को हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। और इसके लिए हमारे पास जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके साथ डील करता है उसे कहा जाता है IAS 16। IAS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, ये बात अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर हम लोग अकाउंटिंग में हम लोगों ने अपने सारे स्टैंडर्ड्स के साथ डील करना है, सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं हम लोगों ने, लेकिन वन बाय वन अगर हम लोग अपने सिलेबस की बात करें तो अपने सिलेबस के अंदर एक स्टैंडर्ड ऐसा है जो हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, और वो है IAS 2 इन्वेंटरीज। ये वो स्टैंडर्ड है जो आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ना है। उसके अलावा ये जो IAS 16 है, आपकी इंट्रो टू अकाउंटिंग में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है कि आपने अपने नॉन करंट एसिड्स की डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज करना है। यहाँ पे पूरा स्टैंडर्ड ही पढ़ा रहे हैं, जबकि जब हम लोग FER 1 में जाएंगे तो सेम यहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे FER 1 के अंदर। तो FER 1 में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होती है, मैंने उसके अलावा बाकी सारा स्टैंडर्ड पढ़ाना है। ऑलराइट, तो ये जहां पर हम लोग इंट्रो टू अकाउंटिंग को छोड़ते हैं ना, वहां से आगे हमारी FER 1 स्टार्ट हो जाती है, और वहां पे हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि आपको इंट्रो टू अकाउंटिंग आती है। वहां पर ना तो हम लोग आपको इन्वेंट्री पढ़ाएंगे, ना हम आप लोगों को बैड एंड डाउटफुल डेट पढ़ाएंगे, ना हम आपको डेप्रिसिएशन बताएंगे, ना हम आपको डेबिट क्रेडिट बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग वो चीजें आपको पता है, आप पहले से जानते हैं। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट देखें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स कहते हैं और टेंजिबल आइटम्स that are expected to be used during more than one accounting and are held। और हमने उनको अपने पास क्यों रखा हुआ, तो उसने ऊपर कहा था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यार मैं अपने पास गाड़ी क्यों रखूंगा, ताकि फ्यूचर में मुझे उससे बेनिफिट हो सके। क्या? ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट, क्या मुझे लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफर ना करना पड़े, मेरा टाइम सेव हो, मैं टाइम पे पहुंचूं। हम अपने पास अपना घर क्यों रखते हैं, ताकि रेंट के घर पे ना रहना पड़े, इसलिए अपना घर होता है। तो जब अपना घर होता है, क्या खुद को रेंट देते हो? तो क्या वो अगर रेंट पे होता तो रेंट पे करते, तो क्या रेंट की सेविंग नहीं हो गई आपको? तो आपको वो बेनिफिट मिल गया उस बिल्डिंग के होने से, उस घर के होने से। इसी तरह से बाकी अपने सारे इक्विपमेंट्स वगैरह। अब जैसे प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें, तो भाई जब आपके पास अपना प्लांट एंड इक्विपमेंट ही नहीं है, क्या आप प्रोडक्शन कर पाओगे? जब प्रोडक्शन नहीं करोगे तो बिजनेस क्या रन करोगे? तो जब प्लांट एंड मशीनरी अपना होगा तो उससे प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन को सेल करोगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उससे। अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं हम इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कोई भी बिजनेस अपने पास क्यों रखता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है कि आपने उसको यूज करना होता है कहां? फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब अगर प्रोडक्शन की बात करता है तो बेसिकली वो कह रहा है कि अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है तो लाजिम बात है प्रोडक्शन में तो उसी ने यूज होना है। सप्लाई ऑफ गुड्स, तो कौन सी चीज है जो सप्लाई ऑफ गुड्स में यूज होती है? आपकी व्हीकल्स। सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती है। तो यहां पर उसने बात कर दी प्लांट एंड मशीनरी की और व्हीकल्स की।
कि भाई आपके टेंजिबल नॉन करंट एसिड कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। तो जितने भी आपके एसिड्स हैं आप उनके बारे में सोचना कि ये कहाँ यूज हो सकता है। तो आपने इसका सबसे पहला यूज है कि अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ऐसा एसिड, ऐसा रिसोर्स जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में यूज हो रहा है या सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज में यूज हो रहा है, तो मेरा नॉन करंट एसिड्स है। अब इसकी एग्जांपल आ गई प्लांट एंड मशीनरी एंड व्हीकल्स। नेक्स्ट देखो कहते हैं फॉर रेंटल टू अदर्स। आप रेंट पर कौन सी चीज दे सकते हो? अपनी बिल्डिंग रेंट पर दे सकते हैं, आप अपनी गाड़ी रेंट पर दे सकते हैं, लेकिन जहां पर मोस्टली बिल्डिंग है, बिल्डिंग रेंट पर देनी है, तो बिल्डिंग की बात उसने कर दी। फिर कहता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, एक ऑफिस को अपने माइंड में लेकर आओ, तो वहां पर आपको फर्नीचर नजर आएगा, उनके कंप्यूटर्स नजर आएंगे, उस वहां पर लगी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, पंखे, एसी वगैरह नजर आएंगे। ये सारे आपके नॉन करंट एसिड्स हैं। गॉट इट? तो नॉन करंट एसिड के यूजेज तीन हैं। कौन कौन से? फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल्स टू अदर्स एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। गॉट इट? नेक्स्ट कहते हैं डिस्टिंग्विश करना है आप लोगों ने नॉन करंट एसिड्स को इन्वेंटरी से। ये स्टार्ट में जब आप लोगों को काउंटिंग हेड्स बताए गए थे उसमें हम लोगों ने परचेजेस और एसिड को डिस्कस किया था। वहां पर आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी कि भाई क्लासरूम में बैठे हुए मेरे लिए मेरा ये एसी मेरा नॉन करंट एसिड्स है, मेरे एसिड्स में उसका शुमार होगा। लेकिन जिससे मैंने ये परचेज किया इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप वाले के, उसके लिए यही एसी उसकी इन्वेंट्री है। यूजेज पे फर्क है। मैं इसको यूज कर रहा हूं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, समझ लें। ऐसे ही है ना? क्या मेरा इसको यूज करना क्या फॉर सेल पर्पस था? अगर पर्पस फॉर सेल हो तो फिर इन्वेंट्री, और अगर पर्पस फॉर यूज हो तो फिर एसिड। गॉट इट? लेकिन फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे लेके गया और मैंने कहा कि भाई जो एसी उसने रखे हुए हैं फॉर सेल पर्पस, वो उसके लिए उसकी इन्वेंट्री है। लेकिन जो एसी उसकी अपनी शॉप पे लगा हुआ है वो उसके लिए उसका एसिड है एसी ही। तो इसको डिस्टिंग्विश साइंस के मुताबिक नहीं करना कि छोटी छोटी चीजें हैं तो इन्वेंट्री, बड़ी बड़ी चीज है तो एसिड, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उसका यूजेज देखना होता है कि यूजेज क्या है। अगर यूजेज फॉर सेल पर्पस है तो इन्वेंट्री, और अगर फॉर यूजेज पर्पस जो है फॉर यूजेज है, पर्सनल यूजेज में है हमारे, तो हमारा एसिड कहलाएगा। गॉट इट? अच्छा अब देखें इसने क्या कुछ लिखा। कहते हैं इफ एन एंटिटीज मेन बिजनेस इज सेलिंग मशीन्स। अब मैंने जहां पर एसी की बात की और मशीन की बात कर दी है। अब बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी उसका एसिड है, लेकिन कहीं से तो उसने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया होगा, तो वो जो प्लांट एंड मशीनरी वो उसको दे रहे हैं उसके लिए इन्वेंट्री है। लेकिन उस प्लांट एंड मशीनरी को बनाने के लिए भी तो मशीनरी लगी होगी। ऐसा ही है ना? तो जो प्लांट एंड मशीनरी किसी दूसरी मशीनरी को बनाने के लिए यूज हो रही है वो एसिड है, और जो मशीनरी इसलिए बन रही है कि हमने इसको आगे सेल करना है वो इन्वेंट्री है। अब यही बात यहां पे मेंशन है। कहते हैं देन दैट मशीन डज नॉट क्लासिफाई एज, क्यों? इज सेलिंग मशीन। फिर कहता है rather the machinery used to produce the machines for sale is non-current as the machine manufactured for sale are classified as, the same goes for real estate business, their office or non-current asset, but the houses they sell or inventory as a particular क्या, as a practical expedient, immaterial items are not recognized as non-current assets। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
इवन इफ दे मीट द डेफिनेशन क्राइटेरिया। डेफिनेशन क्राइटेरिया क्या था? 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट्स दें तो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। और अब देखें, उसने कहा है कुछ चीजें आपके पास ऑफिस में ऐसी होंगी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में जो आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देंगे, तो बजाहिर वो आपका नॉन करंट एसेट्स है। जैसा कि स्टेपलर, स्टेपलर रखे हुए होते हैं, कैलकुलेटर्स, अब ये 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट दे जाते हैं। वो पेपर्स को पंच करने वाली जो मशीन होती है वो हो गई, वो आपके पास 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे जाएगी। आपका कोई छोटा सा प्रिंटर जिसका काम सिर्फ प्रिंट निकालना है, वैसे तो आजकल बहुत बड़े बड़े प्रिंटर्स आ रही हैं जो कि ऑल इन वन होते हैं, कि वो स्कैनर भी होते हैं, वो प्रिंटर भी होते हैं, वो फोटोकॉपियर मशीन भी। हम उसकी नहीं बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जो आपको 3 से 4 हजार रुपए में मिल जाता है, और वो आपने अपनी एक टेबल के साथ रखा होता है कि सिर्फ जरूरत पड़ने पे आप वहां से एक प्रिंट ले सकें, वो प्रिंटर। कहते हैं ऐसी चीजें बजाहिर आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देंगी। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, लेकिन आपने उनको अपना नॉन करंट एसेट कंसीडर नहीं करना। हमने कहा क्यों? कहते हैं इमैटेरियल आइटम्स। इमैटेरियल से मुराद होता है जिसकी कोई खास कीमत ना हो, मतलब सस्ते दामों आपको मिले। भाई एक स्टेपलर, स्टेपलर कितने का मिल जाएगा आपको? 100-200 रुपए का, 500 का कर दो। तो एक बिजनेस जो इन मिलियंस रेवेन्यू अर्न कर रहा है, क्या उसके लिए 500 रुपए एक बड़ी चीज है? इमैटेरियल आइटम है उसके लिए। इसी तरह से जो उसके पास प्रिंटर है, इवन की ये चीज वेरी करती है, मटेरियल इमैटेरियल। एक चीज मेरे लिए मटेरियल, आपके लिए मटेरियल हो सकती है। ये चीज बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। तो एक बिजनेस ऐसा भी हो सकता है जो इन मिलियंस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसके लिए 3-4 हजार रुपए का प्रिंटर कोई खास अहमियत नहीं रखता, वो उसको अपना नॉन करंट एसेट नहीं मानते, कहते हैं इमैटेरियल है हमारे लिए। इसी तरह से जो आपके पास कैलकुलेटर्स वगैरह उनके मौजूद होते हैं, वो उनके कैलकुलेटर 500-600 रुपए में आ जाता है, हालांकि काफी ज्यादा बेनिफिट देखा जाता है। वो पंच मशीन 200-300 रुपए की पंच मशीन आपको मिल जानी है। कहते हैं इमैटेरियल आइटम चाहे वो आपको ऐसा लगे कि 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट देंगे, आपने उनको कैपिटलाइज नहीं करना। क्या मतलब? आपने उनको अपना नॉन करंट एसेट कंसीडर नहीं करना। तो क्या करना है उनके साथ? एक्सपेंस आउट। जिस साल परचेज करो उसी साल एक्सपेंस आउट कर दो, आपने उसको अपना नॉन करंट एसेट कंसीडर नहीं करना। ऑलराइट, और वो उस साल के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, फिर आपसे कहता है जरा क्लासिफाई करो कि इसमें से कौन सा आपका नॉन करंट एसेट्स है, कौन सा नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में। अब जैसे example 1, complete the following table by stating whether the item listed below can be recognized as property, plant and equipment, means that non-current asset, and reason if they cannot be recognized। जैसा कि कहते हैं small tools and spare parts, स्मॉल टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स वगैरह अगर आपके पास कोई मौजूद हो। आप अक्सर देखिए हम लोगों ने अपने घरों में भी ना कोई ये प्लास, हथौड़ी वगैरह इस किस्म के टूल्स रखे हुए होते हैं। ऑलराइट, तो बिजनेस ने भी अपने पास रखे हुए होते हैं ये चीजें। इस किस्म की कोई बातें, कोई चीजें, कोई स्मॉल टूल्स वगैरह आपके पास पड़े हुए हैं, कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो ये कोई इतनी महंगी चीजें नहीं होती, तो ये आपके लिए इमैटेरियल आइटम्स हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट नहीं बनते। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, कहते हैं स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक जनरेटर रखा हुआ है और वो जनरेटर लाखों रुपीस का होता है, इवन कि थाउजेंड भी नहीं, तो क्या आपको लगता है कि इमैटेरियल है? तो वो तो मशीनरी में शुमार है, पीपीई के तौर पर रिकॉग्नाइज होना है उसने। फिर देखें, कहते हैं ऑफिस की बिल्डिंग पीपीई है तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ट्रेडमार्क पीपीई नहीं है लेकिन नॉन करंट एसेट है। अब ये क्यों नहीं है? इसका ये नहीं कहेंगे इमैटेरियल,
ये इनटेंजिबल एसिड है और हमने बताना था पीपीई। पीपीई में हमेशा टेंजिबल आएगा। अगर कहता है ना कि नॉन करंट एसिड है या नहीं है, तो मैं कहता यस इट्स नॉन करंट एसिड। लेकिन वो पूछ रहा है क्या पीपीई है, मैंने कहा नहीं पीपीई नहीं है, ये इंटेंजिबल्स में जाएगा। ऑलराइट, तो आपने क्वेश्चन को गौर से देखना है कि उसने आपसे पूछा क्या है। नेक्स्ट देखें, कहते हैं एन ऑफिस प्रिंटर। अब प्रिंटर के लिए उसे बताना पड़ेगा कि यार प्रिंटर कौन सा रखा हुआ है। अगर है ना कुछ छोटा सा प्रिंटर इमैटेरियल से अमाउंट है तो फिर नहीं आना पीपी में। लेकिन अगर ये हैवी प्रिंटर है, मतलब है कि मटेरियल अमाउंट है, जैसे फोटोकॉपियर की शॉप पे चले जाओ तो उसके पास जो प्रिंटर वाली मशीन है ना, एक हैवी सी मशीन रखी हुई है, एक्सपेंसिव मशीन है वो, तो वो आपकी कभी भी ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको नॉन करंट एसिड ना बनाओ, वो आपका नॉन करंट एसिड के तौर पर पीपीई का पार्ट बनेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, अ प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल। बेसिकली जो लैंड है ना वो पीपीई है, लेकिन अगर आपके अपने यूजेज के लिए हो तो आपने उसको फॉर रीसेल रखा हुआ है तो ये आपकी इन्वेंट्री है, ये आपका पीपीई का पार्ट नहीं बनेगा। कहते हैं फैक्ट्री इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड मशीनरी है, बस फॉर पिकअप ड्रॉप तो हमने पहले कहा था, सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फॉर एम्प्लॉयज, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी जाती हैं, ये गाड़ियां हमारी नॉन करंट एसिड पीपी का पार्ट बनती हैं। जनरेटर गिवन टू अनदर एंटिटी ऑन रेंट, तो हम लोगों ने तो कहा था रेंटल टू अदर्स, पर्पस शामिल था पीपीई का, तो हमने अगर ये रेंट पर भी दे दिया है तो हमारे नॉन करंट एसिड है। मैं अगर आप किसी को गाड़ी रेंट पर दे दो तो क्या वो गाड़ी आपकी नहीं होती? क्या बिल्डिंग आपने अपना एक घर किसी को रेंट पर दे दिया, क्या फिर वो घर आपका नहीं है? तो नॉन करंट एसिड तो आपका ही है ना, चाहे किसी और के पास रेंटल पे है। क्लियर? आई होप कि यहां तक की बातें आप सब बच्चों को समझ आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजरमेंट क्राइटेरिया, कि आप लोगों ने अपनी पीपीई को नॉन करंट एसिड को कौन सी अमाउंट के ऊपर रिकॉग्नाइज करना है। भाई सबसे पहला पॉइंट ही यही आता है कि एसिड्स को रिकॉग्नाइज कौन सी अमाउंट पे करूं। मैंने आपसे कहा भाई मेरे पास मेरा नॉन करंट एसिड, मेरा एक मोबाइल मौजूद है, कितने पे रिकॉर्ड करोगे? तो आपने मुझसे पूछना है कि सर कितने में परचेज किया था आपने ये, उसके मुताबिक जाके आपने उसकी कॉस्ट को डिटरमिन करना है। तो हमें ये स्टैंडर्ड ये बताता है कि जब भी आपके पास आपका कोई भी एसिड आए, आपने देखना है कि उसमें से उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ये बात कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, एक्सपेंडिचर्स की टाइप्स में जाकर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से, जो आपको मोर देन ईयर बेनिफिट देकर जाए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दें वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बनते हैं। अब देखिए क्या कहता है, कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट, कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो पीपीई का पार्ट बनेगा, आपकी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के तौर पर जाएगा। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा और वहां पर एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट होगा। तो दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, इज एक्सपेंडिचर मेड टू एक्वायर और इंप्रूव लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट आर यूज्ड बाय द, मतलब अगर बिजनेस के लिए कोई लॉन्ग टर्म एसिड, कोई ऐसा एसिड जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, आप उसको परचेज करते हो या उसको इंप्रूव करवाते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर इज एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे ऑपरेशन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर योर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और सैलरी, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, ये कभी भी आपकी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बन। इसके लिए मैंने आपको वहां पर भी एक एग्जांपल दी थी कि भाई गाड़ी का परचेज करना,
कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉन करंट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन उस गाड़ी की वियर एंड टियर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, उसके पेट्रोल डीजल का एक्सपेंस, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, वो हर साल के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाके चार्ज करेंगे। क्या ये बातें अब याद आ गई और क्या ये थ्योरी क्लियर हो गई? तो आपसे कहता है कि एक नॉन करंट एसेट इनिशियली मेजर्ड एट इट्स, ये बात आपने हाईलाइट कर लेनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी नॉन करंट एसेट्स हो, इनिशियली आपने उसको उसकी कॉस्ट के ऊपर जाके रिकॉर्ड करना है। ऑल राइट, इट्स परचेज प्राइस including import duties, non-refundable purchase taxes after deducting trade discounts and rebates। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यूज के हवाले से थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, आपको वो बता रहे हैं कि भाई कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं। कहते हैं उसकी परचेज प्राइस, मतलब आपको सप्लायर ने ये चीज कितने में बताई, वो आएगी उसकी परचेज प्राइस के तौर पर। फिर आप उसके ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्काउंट लेते हो। आप लोगों ने पढ़ा था ये अकाउंटिंग फॉर सेल्स, अकाउंटिंग फॉर परचेजेज में ट्रेड डिस्काउंट। और आपको याद है कि चाहे सेल्स हो चाहे परचेजेस हो, ट्रेड डिस्काउंट परचेज प्राइस में से लेस हो जाते थे। इसीलिए उसने लिखा आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट्स, कि जो भी परचेज प्राइस हो आपने उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना है। ये बात समझ आ गई? लेकिन बेटा अभी आपके लिए अगर आप लोग देखो ना, आपकी परचेज प्राइस में ही टैक्सेस शामिल होते हैं, तो इस वजह से आपको महसूस नहीं हो रहा होता, वो ऑलरेडी उसमें शामिल हो चुके होते हैं। चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटीज हो, वो सारी की सारी शामिल होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, कभी ऐसा भी होगा कि आपको वो चीज बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तो आपने ये देख रहे हैं कि बाहर वाले अपने सप्लायर को, उसने आपसे कहा कि यार ये चीज 5 लाख रुपए की है, तो आपने कहा नहीं यार 5 लाख रुपए तो ज्यादा है, कुछ डिस्काउंट दो। उसने कहा 1 लाख रुपया छोड़ दिया। वो 1 लाख रुपया आपका ट्रेड डिस्काउंट है। अब वो चीज आपको 5 लाख की नहीं मिली, तो आपने 4 लाख रुपए पर आना है। जब आप 4 लाख रुपए की वहां से बुक करवा के उसको 4 लाख रुपए आपने भेज दिए और पाकिस्तान में लाने लगे, एयरपोर्ट वालों ने रोक दिया। उसने कहा वाह वाह, इतनी बड़ी चीज पाकिस्तान में आ रही है और ऐसे ही जा रही है। उन्होंने कहा चलो इसके ऊपर 200% टैक्सेस दो। वो जो आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं ना, वो इम्पोर्ट ड्यूटीज होती हैं। और ये रियलिटी है कि एक गाड़ी पाकिस्तान में अगर आप देखें ना, ये जो आपको ऑल्टो नजर आ रही है, पहली बात दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसी थर्ड क्लास गाड़ी कहीं नहीं है। दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि जैसा मटेरियल यहां पे यूज हो रहा है, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा मटेरियल यूज हो रहा। तीसरी बात कि यही चीज अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर करें ना, सुजुकी इधर भी उधर भी, वहां की गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, कमाल की गाड़ियां हैं, लेकिन सस्ती हैं। और अगर वही गाड़ियां पाकिस्तान में लाना चाहो, इंपोर्ट करवाना चाहो, पहली बात तो अगर आप सियासतदान नहीं है तो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप करना चाहो, वो चीज आपको 3-4 लाख रुपए की मिलती है वहां पर, लेकिन जहां पर पहुंचते पहुंचते वो 20 लाख रुपए की हो जाती है। उसके ऊपर टैक्सेस इतने सारे लगा देते हैं, तो हमेशा उसके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन जब गाड़ी यहां पे पहुंचेगी, लोगों से क्या कहोगे, मैंने 4 लाख रुपए के लिए है? नहीं, आपने उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी शामिल करवानी है, और भाई टैक्सेस भी मैंने पे किया इसको यहाँ पे लाने के लिए। इसीलिए आपके पास वो जो इंपोर्ट की गाड़ियां या चीजें होती हैं वो महंगी होती हैं, असल में वो चीज की प्राइस नहीं होती, उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगे हुए होते हैं। फिर कहते हैं कि एक तो ये इंपोर्ट ड्यूटीज हैं जो आपने हर हाल में पे करनी है। फिर कुछ टैक्सेस होते हैं जो आप कोई एसिड परचेज करते हैं ना, उस टाइम पे आप पे करते हो। उनमें से कुछ होते हैं रिफंडेबल और कुछ होते हैं नॉन रिफंडेबल। अगर है रिफंडेबल मींस दैट भाई अभी दे दो टैक्स, बाद में जब तुम अपनी इनकम स्टेटमेंट आके हमें जमा करवाओगे और तुम्हारा जो भी टैक्स बनेगा
हम उसमें से तुम्हें रिफंड कर देंगे। मतलब वक्ती तौर पे ले रहे हैं, सिक्योरिटी के तौर पर ले रहे हैं, बाद में तुम्हें वापस कर देंगे, वो नहीं शामिल होगा। अगर रिफंडेबल आपके पास किसी किस्म का कोई परचेज टैक्स है तो वो आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा टैक्स है जो बाद में आपको रिफंड नहीं होना, तो देखो लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल। मतलब अगर रिफंडेबल है तो ना शामिल करना, लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल है तो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएगा। तो यहां तक हमें ये पता चला कि हमने पहले लेनी है परचेज प्राइस, उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज को ऐड करना है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करने हैं, और अगर किसी किस्म के कोई ट्रेड डिस्काउंट्स हैं तो वो लेस करने हैं मैंने जाकर, और रिबेट्स, रिबेट से मुराद होता है रिफंडेबल टैक्सेस, कि वो मैंने लेस कर दिए। रिबेट से मुराद है रिफंडेबल टैक्स, जो आपको बाद में रिफंड हो जाए, वापसी हो जाए, उन्हें रिबेट्स कहा जाता है। ये बात के लिए पहला सेंटेंस समझ आ गया सब बच्चों को? फिर कहते हैं, क्लियर है? फिर एनी कॉस्ट directly attributable to bring the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। ये सेंटेंस आपने ऐसे याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है? देखो भाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो एसी है ना, ये एसी आपका नॉन करंट एसेट है। अब आप लोग देखें, ये एसी आपको मिला होगा, अगर मैं लाहौर की बात करूं ना, तो आबिद मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर आपको ये वहां से मिला। वहां आप लोगों ने, अब देखें इसकी कॉस्ट में क्या क्या कुछ शामिल करना है आप लोगों ने। वहां पर देखें, आप लोगों ने उसके साथ शॉपकीपर के पास गए, उसने आपसे कहा कि भाई ये जो एसी है ना 1.5 लाख रुपए का है। आपने कहा यार कुछ डिस्काउंट करो, उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो ये एसी आपको मिल गया 1,35,000 रुपए का, डिस्काउंट लेस कर दिया। पाकिस्तान से ही ले रहे थे तो किसी किस्म के कोई टैक्सेस, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं थी। अगर पाकिस्तान के बाहर से आता तो फिर आपको वो टैक्सेस भी पे करने पड़ते, तो वो शामिल हो जाते। 1,35,000 रुपए का बिल बना और आपने उसको पे कर दिया। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई है? क्या एसी वहीं पर उसकी दुकान पे लगा के ठंडी हवाएं लेना शुरू कर दोगे? घर लेकर आना है तो उसने कहा लोकेशन, कि अब बताओ कि आपने ये एसी कहां पर लगवाना है, वहां तक ले जाने का एक्सपेंस, मतलब कि जो आपके पास कैरेज इनवर्ड आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा, आपका एक्सपेंस नहीं होना। तो मैंने उसे कहा कि यार ये बुलाओ रिक्शे वाले को और उससे कहो कि ये जो एसी है ना, मैंने उसे लोकेशन बता दी, इस एड्रेस पर जाकर पहुंचा दे। रिक्शे वाले ने कहा कि भाई 1,000 रुपया लूंगा। ओके, तो वो 1,000 रुपये ऐड हो जाएगा एसी की कॉस्ट में, तो आपका एसी 1,36,000 रुपये का बन जाएगा। अच्छा, फिर रिक्शे वाला आ गया था, सुकून से रिक्शे पे बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई साहब ये एसी लेके जाना है। कहता भाई एसी जब मेरी गाड़ी में पड़ा होगा ना, वो लेके जाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शॉप से रिक्शे पे रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब उसके लिए मैंने एक और मजदूर को पकड़ लिया। मजदूर ने कहा भाई 500 रुपया लूंगा। मेरी स्टोरी सुनते रहना, ये बेसिकली स्टोरी के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसने कहा कि भाई 500 रुपया लूंगा और एसी शॉप से उठाकर मैं रिक्शे पे लोड करवा दूंगा। 500 मैंने उसको दिए, 1,000 रुपया मैंने रिक्शे वाले को दिया। रिक्शे वाला मेरे एड्रेस पर पहुंच गया, लोकेशन तक आ गया, रिक्शा बंद करके खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई साहब अंदर रख दो। कहते हैं नहीं ये मेरा काम नहीं है। मैंने दोबारा से मजदूर पकड़ा, मतलब लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस। अब ये लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस भी आपके कॉस्ट ऑफ एसिड को जाएंगे। अब खुद बताओ कि अगर मैं एसी ना परचेज करता, क्या मैं रिक्शे वाले को पैसे देता? क्या मैं लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस देता? क्या आपको नहीं लगता कि ये उस एसिड से रेलिवेंट डायरेक्ट कॉस्ट है? तो इसीलिए तो उसने कहा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट से मुराद होता है कि अगर आप ये एसिड परचेज ना करते
तो आपको ये कॉस्ट भी इनकर ना करनी पड़ती। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट उस टाइम पर इनकर करनी पड़ी जब आपने ये एसिड परचेज किया है। तो इसकी कॉस्ट को एक्सपेंस आउट नहीं करना, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाना है। आपने उसको अपना एक्सपेंस कंसीडर, आपने अपने एसी की कॉस्ट में इसको इंक्रीज करते रहना है। तो अब आपका एसी आपके घर तक पहुंचने में 1,37,000 रुपए का हो चुका है। गॉट इट? लेकिन अभी तक लोकेशन पे पहुंचा है। अब उसकी अगली सिचुएशन एंड कंडीशन necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। घर तक पहुंच गया, घर वालों ने देखा गर्मी बहुत थी, डब्बे में एसी पैक, उन्होंने कहा शुक्र है को ठंडी हवाएं आएंगी। आएंगी ठंडी हवाएं? नहीं, अभी उसको इंस्टॉल करवाना है हम लोगों ने, फिर जाके ठंडी हवाएं आएंगी। एक सरदार से पूछा गया भाई तुम्हें गर्मी लग रही होगी तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं एसी के नीचे बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा मजीद गर्मी लगे तो क्या करोगे? कहेगा फिर चला लूंगा। तो तुम्हारा भी वही हाल है कि घर में एसी आ गया तो सहारा मिल रहा है कि घर में एसी मौजूद है। तो बेटा आपको कंडीशन उस पे लेकर आना है कि आप उसको को यूज के काबिल बना सको। आपके पास एसी पहुंच गया, यूज के काबिल नहीं है जब तक के उसमें इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉलेशन ना हो जाए। एम आई राइट? उसके लिए इलेक्ट्रिशियन बुलवाओगे। अब अगर एसी ना लेकर आते क्या इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। इलेक्ट्रिशियन ने कहा भाई साहब 5,000 रुपए लूंगा इस एसी को फिट करने के। वो 5,000 रुपए भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगा। तो आपका एसी 1,42,000 रुपए का हो चुका है। ये बात क्लियर हो गई? अब उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड लगते हैं, कोई वायरिंग होती है, वो एक्सपेंस भी करते हो तो वो भी कॉस्ट ऑफ एसिड को देना। ऑल राइट? जो इलेक्ट्रिशियन को पे कर रहे हो वो भी कॉस्ट ऑफ एसिड को देना, जब तक कि आपका एसिड अपनी लोकेशन और जहां पर आप लोग चाहते थे कि आपने इसको यूज करना है वहां पर यूजेबल कंडीशन तक ना आ जाए, तब तक के सारे एक्सपेंसेस आपने कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाने हैं, आपने कैपिटलाइज करने हैं, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर लेकर जाना है और रेवेन्यू एक्सपेंस कंसीडर नहीं करना। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ चुकी है। नेक्स्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस है रेलिवेंट, उसने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दी जो कि इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।